नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। लंबे वक्त के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। तो बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक, और सबसे बड़ी बात कि लंबे अंतराल के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक हुई है। और बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अब चुनावी साल चल रहा है। अगले साल के 2022 की शुरुआत में ही उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। उसको देखते हुए पार्टी रणनीति बना रही है। कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त चल रही है और इस कोर ग्रुप की बैठक में गांव में कैसे सेवा कार्यों, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, उसे आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए इस महामारी के दौर में, उस पर विशेष तौर पर इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हो रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के कई सारे जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा हो रही है। कोर ग्रुप में 30 मई के लिए योजना बनेगी। सेवा कार्यों को लेकर एक कार्य योजना बनाई जाएगी और सातों मोर्चों से फीडबैक भी लिया जाएगा। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कोर ग्रुप की बैठक लंबे अंतराल के बाद हो रही है और अब चुनावी साल के मद्देनजर काफी इंपॉर्टेंट ये आज की बैठक बन जाती है। क्या कुछ बात हो रही है इस बैठक में? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो कोर ग्रुप की बैठक है संपन्न हो चुकी है। ओके। जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, उनको पहली बार इस प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि केंद्र स्तर पर कुछ संगठन में फेरबदल हुए थे। वो आज देहरादून आए थे। देहरादून में उन्होंने समीक्षा बैठक की है। वो कल भी देहरादून में है। कल विधायकों से वर्चुअल जुड़ेंगे। आज की बात करें तो आज जो सेवा दिवस 30 मई को मनाया जाना है, 7 साल जो केंद्र सरकार के पूरे हुए, उसमें कार्यकर्ता गांव गांव गली गली जाकर कोविड में राहत कार्यों में और मदद करेंगे और जानकारी देंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस 30 मई के आयोजन में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री फील्ड में नहीं होगा। भाजपा ये मैसेज दे रही है कि वो वर्चुअली कार्यक्रम को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग न टूटे, कोविड का पालन हो। लेकिन जानकारी ये बताते हैं कि आक्रोश जो जनता में है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट जैसी स्थिति है। दूसरी बात कि एक सूत्र बताते हैं, बैठक में एक नई बैठक भी तय हुई है जो कि 15 दिन बाद होगी, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी बैठेगी और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के साथ ही इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार भी मौजूद थे और राज्य के सभी सांसदों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद अब बीएल संतोष संगठन के कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं प्रदेश कार्यालय में और चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सल्ट विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए महेश जीना को आज स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत, कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सल्ट विधानसभा सीट से मतदाताओं ने भाजपा के रीति और नीति को आगे बढ़ाया है। विधायक महेश जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी महेश जीना को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र जीना का निधन हो गया था, जिसके बाद सीट खाली हुई और उस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। इस उपचुनाव में सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना ने जीत हासिल की थी। भारी बहुमत से जीना जी ने सल्ट विधानसभा जीती है और निश्चित है कि वहाँ की जनता के जिस प्रकार के विकास के कार्य और जो पाइपलाइन में सुरेंद्र जीना जी के द्वारा किए गए काम, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित है कि जो उनके बाद अब हमारे जीना जी ने जो सीट जीती है वो भारी बहुमत से, कल्पना नहीं की जा सकती है कि 5000 लगभग मतों से, और वो जीत सुनिश्चित की है। वो विश्वास जीना जी पे लोगों ने जताया है और उस विश्वास में ये खरे उतरेंगे और निश्चित है कि वहाँ की जो समस्या हैं, वहाँ के जो विकास के कार्य हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे।
सुरेंद्र सिंह जीना की सीट थी, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे इस सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट के लिए सपने देखे थे उनको पूरा करना ही मेरा दायित्व है और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और ये जीत मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के मुझे विजयी बनाया। उसके लिए मैं जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं। देहरादून में कांग्रेस ने स्वास्थ्य महानिदेशालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस दौरान मौजूद थे, उन्होंने भी धरना दिया। इस दौरान विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई और स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वैक्सीन की किल्लत उत्तराखंड में है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी हमलावर है। डीजी हेल्थ से मिलकर वैक्सीन और इंजेक्शन की व्यवस्था की मांग कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने सवाल खड़े किए हैं। राज्य में अभी केवल 2% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीन खत्म हो गया, लोग भटक रहे हैं। 18+ वाला जो नौजवान है वो लगातार कोशिश कर रहा था, पहले ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन में जब स्लॉट नहीं मिला फिर कह दिया ऑफलाइन कर देंगे। अब ऑफलाइन में जाकर के लोग लाइन लगा रहे हैं तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। वैक्सीन खत्म है और वैक्सीन आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल टेंडर ये कहाँ करेंगे साहब? ये काम राज्य की सरकारों का थोड़ी है ग्लोबल टेंडर। ये तो वैश्विक महामारी है, कोई डेंगू या मलेरिया थोड़ी है कि आप लोकल लेवल पे इंतजाम कर लें। ये इंतजाम तो मोदी जी को करना चाहिए था, अमित शाह को करना चाहिए था, डॉक्टर हर्षवर्धन को करना चाहिए था। अब आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, अमेरिका के गुलाम थे, वो। उत्तराखंड में भी कोरोना केस में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 2146 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 81 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। उत्तराखंड में कोरोना के इस वक्त एक्टिव केस 39,177 हैं। उत्तराखंड में अब तक 6,201 लोगों की मौत हुई है, यानी 6201 लोगों की मौत अब तक उत्तराखंड में संक्रमण के कारण हुई है। देहरादून की अगर बात करें तो 330 नए केस देहरादून में रिपोर्ट किया गया है। पिथौरागढ़ में 252 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। नैनीताल में आंकड़ा 261 का है। हरिद्वार में कोरोना के 219 नए केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के 205 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में कोरोना के 181 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। अल्मोड़ा में ये संख्या 178 की है, जो ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। अलग अलग जिलों का हाल क्या रहा है। चमोली में 153 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। टिहरी जिले के खाड़ी सीएचसी में कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गया है। कोविड संक्रमित मरीजों को यहां इलाज के लिए भर्ती किया जा सकता है। बुधवार को यहां निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि खाड़ी सीएचसी में 80 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। इसमें 18 कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। शीघ्र ही यहां पर कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएचसी में संचालित होने वाली ओपीडी को दूसरे भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इससे यहां ओपीडी के मरीजों को इलाज के लिए अन्य जगह पर भटकना नहीं होगा। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने खाड़ी सीएचसी में कोविड सेंटर बनाने पर कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। कहा कि इस कोविड सेंटर में टिहरी जनपद के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें इस दौरान उप जिलाधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कृषि अधिकारी मौजूद थे। खाड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया और तकरीबन उस समय आज की तारीख में इस समय उसमें 80 बेड पूरी तरह से तैयार हैं और करीबन इस समय 18 कंसंट्रेटर हैं और शीघ्र ही वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ओपीडी को है, ओपीडी के लिए जो वहाँ पर जो रेगुलर ओपीडी हुआ करती थी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन
आज खैड़ी का अस्पताल पूरी तरह से लेस है और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम मरीजों को लेना प्रारंभ कर सकते। खैड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव के विरोध में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। युवा कांग्रेस ने आज योग गुरु रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस नेताओं ने शहर कोतवाली में योग गुरु रामदेव के खिलाफ तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। देहरादून में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी है और योग गुरु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा बाबा रामदेव के खिलाफ, जो एलोपैथिक पद्धति के खिलाफ निरंतर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस से ये मांग की गई कि उनके खिलाफ एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा कायम किया जाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। ऐसा व्यक्ति जो एलोपैथिक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जिस एलोपैथिक पद्धति के कारण, डॉक्टरों के कारण, नर्सिंग स्टाफ के कारण भारत के कोरोना की स्थिति निरंतर स्थिर हो रही है और सही हो रही है, ऐसे व्यक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत दुर्भाग्य की। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पट्टी दोगी क्षेत्र में सिंगटाली के पेयजल पाइपलाइन 2 साल पहले ऑल वेदर रोड निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की 2 साल बाद मरम्मत नहीं हुई है। ग्रामीण गंगा के मटमेले जल पानी को पीने को मजबूर हैं। वहीं ऑल वेदर सड़क का निर्माण कर रही कंपनी 6 महीने पहले ही जल संस्थान को मरम्मत के लिए पैसा दे चुकी है, मगर विभाग गहरी नींद में है। उधर ग्रामीणों के सब्र का बांध भी अब टूट चुका है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही अगर पेयजल पाइपलाइन पर मरम्मत का काम शुरू नहीं होता है तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रामीणों की पाइपलाइन तोड़ दी, सिंगटाली हुआ, ये कोडाला हुआ, ये 82 वाली लाइन पेयजल की बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। समस्या से जो है वो घिरे हुए हैं, पानी पीने तक को जो है उनको नसीब नहीं हो रहा है। और यही पाइपलाइन ऊपर से जो है पीएमजीएसवाई वाली की रोड बन रही है, उन्होंने जो है इनकी वही पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त कर रखी है। रोड जो काम कर रही है, उन्होंने हमारी पंचायत की लाइन सारी तोड़ दी है, जो कि राजश्यामा कंपनी ने अपना एक टैंकर लगाया था, लेकिन वो भी सही से नहीं लगाया। फिर मैंने अपना टैंकर लगाया जो निःशुल्क लगाया था, लेकिन उससे भी क्योंकि गंदा पानी है गंगा जी का, जो कि गांव वाले गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और उससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है। मैं इस वक्त ग्राम पंचायत सिंगटाली में खड़ा हूँ। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर पड़ता है और सिंगटाली की समस्या ये है कि ऑल वेदर रोड का निर्माण जो 2 साल पहले हुआ था, यहाँ जो पेयजल पाइपलाइन आती थी कोडियाला से, वो जाकर के क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर जल संस्थान और ऑल वेदर रोड ने एक टैंकर तो लगाया, लेकिन उसमें गंदा पानी आ रहा है जो कतई लोगों के पीने लायक नहीं है। इतना तक कि मवेशियों के पीने लायक भी वो पानी नहीं है। इन्होंने मांग लगातार ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी कतई सुन नहीं रही है। जो उच्च अधिकारी हैं वो कतई इनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना, जो मेरे पीछे खड़े हैं, कि अगर यहाँ पर तुरंत जो है पेयजल पाइपलाइन की व्यवस्था अगर मरम्मत हो नहीं की गई तो हम जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, ऋषिकेश बद्रीनाथ मोटर मार्ग को जाम करेंगे। देखते हैं इनकी बात विभाग कब सुनता है, किस तरह से सुनता है, ये देखने की बात होगी। नरेंद्रनगर से न्यूज ऑन इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रहा। हल्द्वानी में सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र बनभूलपुरा है, जहां करीब 1 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का खुलना बेहद जरूरी है। वहीं बनभूलपुरा की जरूरत को समझते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने डीएम नैनीताल को क्षेत्र में 2 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने के संबंध में एक पत्र लिखा है। मजहर नईम नवाब का कहना है कि क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। यहाँ आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र में ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज और सीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि डीएम नैनीताल से उनके अच्छे
रिस्पॉन्स भी मिले हैं और जल्द ही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर यहां पर खुल जाएगा। देखिए, एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है छोटा, जो बनबुलपुरा में हॉस्पिटल की पिछले दिनों हमने उसकी एक बाकायदा जो है एस्टीमेट भी बना उसका 37 करोड़ रुपए का, वो प्रोसेसिंग में है क्योंकि वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई उसकी। अभी उसका काम अधूरा पड़ा है, लेकिन वहाँ पर वो इमरजेंसी सुविधा है वहाँ। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर वैक्सीन सेंटर खुले क्योंकि 1 लाख से ऊपर की आबादी बनबुलपुरा की है। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम सभा मारखम ग्रांट में आज 45 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में वैक्सीन लगाने को लेकर उत्साहित लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह का आभार व्यक्त किया। वहीं 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का भी इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने आए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए हैं। आपको बता दें, परविंदर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिसका नंबर आता है वो व्यक्ति वैक्सीनेशन जरूर लगवाए। इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि हम लोग जागरूक होकर ही कोरोना को खत्म कर सकते हैं। सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि जैसे लोगों में एक इच्छा थी कि हमारे जो वैक्सीन है हमारे घरों में आकर के लगे, इसी तरीके से आज बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 45 प्लस लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका टीकाकरण किया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, ग्राम प्रधान जी के माध्यम। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जहां प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दावे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किए जा रहे हैं, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबे में राज्य सरकार के सभी दावे खोखले नजर आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर दे दिया गया है। पीपीपी मोड में जाने से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि निजी हाथों में देने के बाद यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, मगर हुआ कुछ नहीं। हालात इतने खराब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टिटनेस का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीपीपी मोड में जाने के बाद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। अस्पताल इंचार्ज जगत गोदियाल ने कहा कि अस्पताल के स्टॉक में टिटनेस के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए पौड़ी रेफर किया जाता है। ये हाल उस अस्पताल का है जहां विधायक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, जो राज्य सरकार से लेकर केंद्र में अपनी पहुंच रखते हैं। इसके बावजूद भी अस्पताल की इस दुर्दशा से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अन्य अस्पतालों का हाल क्या होगा। कोरोना काल में सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना मरीजों की मदद करने के साथ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को कई माध्यमों से मदद कर रहे हैं। मसूरी में भाजपा मंडल, मसूरी भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के सहयोग से मसूरी में कोरोना मरीजों को पौष्टिक आहार देने का काम किया जा रहा है। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि गणेश जोशी के निर्देश के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ता 21 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों को नाश्ता, फल और पौष्टिक आहार दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है। इस महामारी में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद लोगों ने दहशत पनपने लगी है। ये तीसरी लहर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद घातक बताई जा रही है। इस महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होकर महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयार होना होगा। नगर पालिका मैंगलोर पूरे कस्बे को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद उससे निपटने की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।